हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग फाइनली बीएससी सेकेंड ईयर मतलब थर्ड सेमेस्टर के जियोलॉजी का एक पूरा वीडियो मीन्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जितनी यूनिट है आपकी उतने ही आपके वीडियोज आएंगे। आपका फर्स्ट यूनिट है ट्रांसक्रिप्शन, ऑल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन आपको पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में आपका यूनिट 1 जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, वन शॉट वीडियो है, लेकिन वन शॉट है इसका मतलब ये नहीं कि वही हम पढ़ा देंगे। हम बहुत अच्छे से इलाबोरेट करेंगे और इतने अच्छे से कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। बिकॉज आई हैव द मोस्ट मीन्स स्पेशल टाइप ऑफ ट्रिक, ठीक है, जो आपको ज़िंदगी भर ना कभी भूलने नहीं वाला है। ट्रांसक्रिप्शन मैं ऐसे आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि साइंस वाली दीदी बस बॉटनी ही अच्छा नहीं पढ़ाती हैं, जियोलॉजी भी अच्छा पढ़ाती हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए फॉर द बॉटनी एंड जियोलॉजी ऑफ एनी कोर्स इन बीएससी। जो भी आप कर रहे हो तो करिए सब्सक्राइब, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन द वीडियो। ट्रांसक्रिप्शन आज हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा यूनिट 1 है। ठीक है, अब देखो यूनिट 1 डिफरेंट यूनिवर्सिटी में कुछ और भी हो सकती हैं। देखो बीएससी सेकेंड ईयर में ऐसा नहीं है कि हम एक यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर में ट्रांसक्रिप्शन है तो ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी यूनिवर्सिटी के फोर्थ सेमेस्टर में ट्रांसक्रिप्शन हो। इट कैन बी पॉसिबल। तो बीएससी सेकेंड ईयर में ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये तो एकदम मतलब ज़रूरी है। ठीक है, वो होना ही है। तो आप लोग ये मत सोचो कि किस यूनिवर्सिटी का है या किस यूनिट का है। अगर आपके थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है तो आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ो, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है तो फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ो। पढ़ाई एक ही होती है, अगर टॉपिक एक है तो पढ़ाई भी सेम होगी। ठीक है, देखिए ये बहुत कुछ हमने बता दिया क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं। नाउ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए एक्चुअली में हमारा मकसद क्या है ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने का, क्योंकि इसके बाद हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। व्हाट इज़ प्रोटीन? देखो भाई, आपका प्रोटीन जो है ना वो अमाइनो एसिड को जब आप बहुत सारे अमाइनो एसिड, जैसे 20 अमाइनो एसिड अभी आप जान रहे हो, ठीक है, तो उनमें से बहुत सारे अमाइनो एसिड को जब आप मिलाओगे मतलब पॉलीमराइज करोगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं दे आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, जिसको कि हम अपने बायो की भाषा में बोल देते हैं कि जो हमारे प्रोटीन है वो पॉलीपेप्टाइड की चेन है जिसमें अमाइनो एसिड का पॉलीमराइजेशन होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया। अब देखो अमाइनो एसिड से मिल करके प्रोटीन बना रहे हैं। तो जो अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड जुड़ रहे हैं वो एक्चुअली में किस वजह से जुड़ रहे हैं। मान लीजिए ये आपका अमाइनो एसिड 1 है, ये अमाइनो एसिड 2 है, तो ये एक्चुअली में भैया कैसे जुड़ गए, तो ये जो जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उनको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो 2 अमाइनो एसिड जो कि एडजेसेंट होते हैं, अगल बगल में जुड़ते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एक प्रोटीन बोलते हैं। और उनके बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड की वो बॉन्ड होती है। कैसी बॉन्ड होती है, कोवैलेंट बॉन्ड होती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ बॉन्ड, जिसमें से हमारे जो पेप्टाइड की बॉन्ड होती है वो कोवैलेंट की बॉन्ड होती है। ठीक है, ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव भी आपका साथ में साथ क्लियर होता चले। ठीक है, प्रोटीन आपको समझ में आया। अब देखिए आपने एक टर्म पढ़ा होगा, एक पूरा सेंटेंस ही पढ़ा होगा, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, क्या है भाई सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? इसको फॉर्मुलेट किसने किया था, क्रिक ने किया था। बताया किसने था, क्रिक ने बताया था। क्रिक ने ये बताया था कि जो हमारा डीएनए है वो आरएनए बनाता है और जो हमारा आरएनए है वो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, डीएनए आरएनए बनाता है, आरएनए प्रोटीन बनाता है। सेम जो हमारा डीएनए है वो डीएनए भी बना सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। अब देखिए होता क्या है कि जो हमारा डीएनए है वो आरएनए बनाता है किस प्रोसेस से, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से, जो कि आज का हमारा मेन हीरो है। तो ट्रांसक्रिप्शन आपको समझ में आया। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में हम डीएनए से आरएनए बनाएंगे। ठीक है, और फिर जो हमारा मेन मकसद प्रोटीन बनाने का है वो बनेगा आरएनए से, जिसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन की प्रोसेस। समझ में आया आपको? यहाँ पर एक और चीज़ हम क्लियर करना चाहते हैं। आपको पता होगा कि जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है? ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये होता है डबल स्ट्रैंडेड, क्या, डीएस। ठीक है, जो हमारा आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, और हमारा जो प्रोटीन है वो भी क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो आपके पास ये सवाल ज़रूर होगा
कि जो हमारा डीएनए है उसके पास 2 हैं, ठीक है। ऐसे करके अगर आप इसको खोल दोगे तो ये ऐसे हो जाएगा ना, तो ये 2 स्ट्रैंड है। वहीं हमारे आरएनए और प्रोटीन के पास 1 स्ट्रैंड है। बल्कि अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो ये दोनों स्ट्रैंड तो 2 आरएनए बनाने चाहिए ना। आपके पास ये होगा क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपके जो दोनों स्ट्रैंड हैं डीएनए के वो आपके 2 आरएनए बनाए जिससे कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाए। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आपके जो डीएनए हैं वो दोनों ही स्ट्रैंड से आरएनए बनाएंगे तो 2 तरीके के प्रोटीन बनेंगे, मीन्स बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बन जाएंगे जो कि हमारे बॉडी के लिए वैलिड नहीं होगा। ये आपको समझ में आया? इसीलिए जो हमारा डीएनए होता है उसकी एक ही स्ट्रैंड हमारे आरएनए को बनाता है, जिसकी वजह से आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड कहलाता है, ठीक है। जो डीएनए है उसके पास डबल स्ट्रैंड है, मतलब 2 ऐसे धागे मान लो है, तो उसमें से एक ही जो धागा है वो यूज़ हो रहा है हमारे आरएनए को बनाने के लिए, तो उसका कुछ एक स्पेसिफिक नेम होगा। तो मान लीजिए कि ये वाला जो है ये हमारा क्या कर रहा है, आरएनए बना रहा है, तो हम इसको क्या नाम देंगे? हम इसको नाम देंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है जो कि हमेशा ही 3' to 5' डायरेक्शन, 3' to 5' की डायरेक्शन में आपको दिखाई देगा। जो 3' से 5' में जाएगा वही हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, वही जो है वो आरएनए बनाएगा। समझ में आया आपको? अब देखो हमारा जो डीएनए है इसमें स्ट्रक्चरल जीन पाई जाती हैं, सारा खेल स्ट्रक्चरल जीन का है। अब जीन और डीएनए इन दोनों में आपको बहुत कन्फ्यूज़न होता होगा, ठीक है। तो एक बार हम इसको क्लियर करना चाहते हैं आपको। ये सब आपको समझ में आया ना, ठीक है। अब इसको क्लियर करने के लिए हमें दूसरी स्लाइड पे जाना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको डीएनए और जीन के बारे में डिफरेंस बताते हैं, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न होता था, तो आई होप कि आपको भी हो रहा होगा, तो हम उसको थोड़ा सा दूर कर दें, ठीक है। ये रहा आपका सेल, ठीक है। दिस इज सेल। सेल में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए से बने होते हैं। डीएनए में आपको न्यूक्लियोसोम देखने को मिलेगा एंड हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलेगा, ठीक है। पैकेजिंग, ये प्रोटीन देखने को मिलेगा। फिर डीएनए के अंदर जीन होता है, ठीक है। और ये जीन क्या होते हैं? ये जीन जो होते हैं ना, दे आर द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। आपको समझ में आ रहा है? मतलब अच्छा, ये आपने स्ट्रक्चर देख लिया ना। फिर हम उसी स्लाइड पर आ गए क्योंकि हमें समझाना है। देखिए मान लीजिए हम एक तरफ लिख देते हैं डीएनए और एक तरफ हम लिख देते हैं जीन, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि ये रहा आपका डीएनए। डीएनए क्या है हमारा? अगर आपको सरल एकदम शब्दों में जानना है तो आपको बस इतना जानना है कि डीएनए हमारा डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है। डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल है। और जीन क्या है? जीन क्या है? जीन हमारे डीएनए का क्या है? एक स्पेसिफिक एरिया है, ठीक है। जीन हमारे एक डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस है। क्या है? स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो कि कोड करता है प्रोटीन के लिए, ठीक है। ये प्रोटीन के लिए कोड करता है। तो देखो डीएनए क्या है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जिसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। डीएनए में जीन पाया जाता है। जीन क्या है? डीएनए के वो सीक्वेंस जो कि प्रोटीन को कोड करेंगे। अब देखिए प्रोटीन का बहुत अहम रोल है। प्रोटीन जो होता है वो विजिबल फिनोटाइप क्रिएट करता है, ठीक है। प्रोटीन क्या करते हैं? विजिबल फिनोटाइप को क्रिएट करते हैं, ठीक है। वो विजिबल फिनोटाइप को क्रिएट करते हैं। प्रोटीन के ही वजह से इनडायरेक्टली जीन के वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी में हमारा आई कलर, हमारा हेयर कलर और डिफरेंट टाइप के चीज़ें हमारे बॉडी में हमारे मम्मी या पापा से मैच करती हैं, डिफरेंट होता है। ये सब हमारे प्रोटीन की वजह से होता है जो कि जीन बनाता है, ठीक है। समझ में आया? इससे ज़्यादा बेसिक चीज़ से मैं जीरो से नहीं स्टार्ट कर सकती थी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। डीएनए, जीन, टेम्पलेट स्ट्रैंड, हर एक चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए आगे चलते हैं। जो डीएनए है वो आपका आरएनए बना रहा है, ठीक है।
ठीक है, सेंट्रल डोग्मा में आपने पढ़ा। कभी कभी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है। होता यह है कि आरएनए से डीएनए बन जाता है, ठीक है। ऐसा हो जाता है, किसमें पाया जाता है? राउस सार्कोमा वायरस में इसको देखा गया था, ठीक है। किसको? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को देखा गया था। किसने रिपोर्ट किया था? टैमिन एंड बेल्टीमोर ने, ठीक है। कि आरएनए जो था आपके राउस सार्कोमा वायरस का, उसने क्या किया था? उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर दिया था, ठीक है, जिसमें आपका आरएनए डीएनए बना लिया था। तो इट वाज एन एक्सेप्शन, ठीक है, इसको याद कर लेना। नाउ देखिए, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। ये सब आपका बेसिक था। आई होप कि आपका एक ईंट मैंने रख दी है, अब आप घर बनाने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। एट द एंड आपको बीएससी सेकेंड ईयर में प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ना है, जिसका फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन। देन जो सेकेंड स्टेज है वो है आपका एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। फिर थर्ड है अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड विथ टीआरएनए एंड द फोर्थ वन इज ट्रांसलेशन। आज हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में आपके ये कवर किया हुआ है। स्ट्रक्चरल जीन के बारे में हमने आपको बहुत चीज़ें पढ़ा दी हैं, वो आप लिख लेना, ठीक है। वो भी डन हो गया। अब ट्रांसलेशन हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, ट्रांसक्रिप्शन, आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मुझे इतनी अच्छी ट्रिक इसकी मैंने खुद बनाई है ना, कि इससे अच्छा आपको कोई नहीं समझा पाएगा। देखो, ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए अपने लव मैरिज समझ लो, ठीक है। आपको अगर आगे चल के लव मैरिज करनी है, तो जो प्रोसेस आपकी लव मैरिज की होगी ना, सेम प्रोसेस आपकी ट्रांसक्रिप्शन की है, ठीक है। मतलब ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। प्यार कोई भूलता थोड़ी है यार, ठीक है। तो बस उसी हिसाब से ट्रांसक्रिप्शन की भी प्रोसेस आप नहीं भूलोगे, मैं दावे के साथ आपको कह रही हूँ। अब इसके लिए हमें ब्लैंक स्लाइड पे चलना पड़ेगा। देखिए, मैंने क्यों बोला लव मैरिज है। सी, एक चीज़ पहले समझ लो, ट्रांसक्रिप्शन समझने से पहले आप ये थोड़ा सा पढ़ लो। The mode in which the DNA passes its genetic information to RNA, known as transcription. Transcription generate a single stranded RNA identical in sequence with the out of the strand of the duplex DNA, ठीक है। The strand of the DNA that direct synthesis mRNA by complementary, हमने आपको बताया कि इसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। जो DNA हमारा RNA बना रहा होता है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, या फिर एंटीसेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। एंटीसेंस याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन कराऊंगी तो वहाँ पूछूंगी आपसे, ठीक है। द अदर स्ट्रैंड बियर द सेम सीक्वेंस एज द mRNA एक्सेप्ट फॉर पोजेसिंग T इंस्टेड ऑफ U एंड इज कॉल्ड द नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था कि स्ट्रक्चरल जीन में एक आपका ये जो आप ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ोगे उसमें आपको एक टेम्पलेट स्ट्रैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है जो कि 3' to 5' में आपको दिखाई देगा, ये 5' to 3' में। तो जो कोड कर रहा होगा उसे हम टेम्पलेट बोलेंगे, ठीक है। और जो कोड नहीं कर रहा है एक्चुअली हम उसको कोडिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम टेम्पलेट वाला बेचारा काम करता है तो भी इसको नॉन कोडिंग ही बोला जाता है, ठीक है। इसको नॉन कोडिंग बोला जाता है या फिर इसको एंटीसेंस बोला जाता है। ये तीनों आप याद रखना। ये कोडिंग होते हुए भी ये कोई काम नहीं करता है, इसको सेंस बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमने आपको ये क्वेश्चन दिया TG फिर AATTG, ठीक है। ये आपके DNA का स्टैंड है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री में RNA का स्टैंड क्या होगा, मीन्स क्या आप बनाओगे। तो क्या बनाओगे भाई, A की जगह तो आप A ही लिख दोगे, ठीक है। U की जगह T की जगह U लिखोगे, फिर ये सेम, फिर T की जगह U एंड फिर G, ठीक है। ये आपका RNA का स्टैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने एक RNA बना लोगे, दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, तो ठीक है। ये आपको समझ में आया DNA एंड RNA जो नीचे कह रहा था बात। चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जिसकी हम अभी ऊपर बात कर रहे थे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है वो डिफाइंड होती है एक ऐसे रीजन, DNA का ऐसा रीजन जहाँ पर RNA बनने का सिग्नल आपको मिलता है, जहाँ पर आप इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन की प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। ये रहा आपका स्टैंड, ठीक है। ये है टेम्पलेट स्टैंड जो कि 3' to 5', 3' to 5', 3' to 5', कुछ भी बोलो, ठीक है, उसमें मूव कर रहा है। एंड दिस वन इज 5' to 3', ठीक है। जो कोड करेगा वो टेम्पलेट स्टैंड है, जो कोड नहीं कर रहा है वो कोडिंग स्टैंड है। अब ये आपको समझ में आ गया। अब एक बात बता रही हूँ आपको, आप स्ट्रक्चरल जीन जब उठाओगे तो आपको दिखेगा एक प्रमोटर साइट, एक दिखेगा टर्मिनेटर साइट। प्रमोटर क्या है? प्रमोटर मतलब कि यहाँ से चीज़ें घुस रही हैं, ठीक है, यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, प्रमोट हो रही है, और यहाँ से ये भाई साहब
बाहर आ जाएंगे आपका आरएनए, ठीक है। यहाँ से आरएनए बनना स्टार्ट होगा और बन करके ये बाहर गेट से निकल जाएंगे। तो टर्मिनेटर क्या है? पीछे वाला गेट जहाँ से अब भाई निकलना है, और प्रमोटर क्या है? आगे वाला गेट जहाँ से एंटर होना है। तो प्रमोटर की साइट और टर्मिनेटर की साइट अभी जब इलॉन्गेशन, इनिशिएशन और टर्मिनेशन पढ़ाएंगे ना, हलवा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं। मैंने बताया आपको कि ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो आप लव मैरिज की प्रोसेस से प्लीज़ कोरिलेट करो, अभी जितनी देर तक मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। होता क्या है देखिए, ये रहे आपके पापा, ठीक है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ना इसको नीचे बनाते हैं। ये रहे आपके पापा, ठीक है, ये रहे पापा, और ये रही आपकी, अच्छा नहीं पापा ये रहेंगे ना, सिंबल ही देख लो, कंफ्यूज हो रहा है। और ये रही आपकी मम्मी, ठीक है, ये रही मम्मी, ओके। नाउ लव मैरिज है भाई, तो बॉयफ्रेंड की भी तो ज़रूरत है ना, हम लव मैरिज किससे करेंगे, ठीक है। तो ये रह गए बॉयफ्रेंड, एंड यहाँ पर अब आप आओगे, ये रहे, अच्छा बना दिया है ना हमने रेड से, ये रहे, हाँ कलर ही नहीं आ रहा है, और ये रहे आप, ठीक है, ये आप हो। यहाँ पर एक और अभी एक इंसान बाकी रह गए जो कि हैं हमारे पापा, ठीक है। आई थिंक आपको ये दिख रहा हो, येलो है, ठीक है, ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसमें और डिज़ाइनिंग कर दें। ये रहे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के जो है पापा, ठीक है। अब समझो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, आपके पापा का मूड कभी ख़राब होता है, कभी अच्छा होता है, कभी ख़राब होता है, कभी अच्छा, कभी ख़राब, कभी अच्छा, कभी ख़राब, कभी अच्छा, ये मूड चलता रहता है, सभी का होता है भैया। सेम फॉर द मम्मी, ठीक है, मूड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है, ये हो रहा है। अब क्या होता है, आप ढूंढते हो कोई एक ऐसा मूड जो कि हैप्पी वाला हो, जिस टाइम आप अपने बॉयफ्रेंड को बोल सको कि जाओ यार पापा से बात कर लो शादी की, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो आपके पापा हैं उनका मूड जो है वो अच्छा है, ठीक है, ये वाला। तो ये हमारी कौन सी साइट हो गई? प्रमोटर की, ठीक है, इनिशिएशन की साइट हो गई। तो आपने क्या किया, अपने बॉयफ्रेंड से बोला, ठीक है, ये आपने अपने बॉयफ्रेंड से बोला कि गो एंड टॉक टू द पेरेंट, ठीक है, पापा से बात करो हमारे। भैया किसकी बात चल रही है यहाँ पे, ये तो बताया ही नहीं। यहाँ पर बात चल रही है मैरिज की, ठीक है, मैरिज की। तो मैरिज की बात करनी है भाई। तो आपके जो बॉयफ्रेंड हैं वो आए और आपके पापा के साथ जुड़ गए, यहाँ आपसे बात किए भाई, मूड अच्छा था, बात किया। बात क्या हो रही है भाई, मैरिज की जो बात है वो यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर हुई इनिशिएट, ठीक है। किसकी हेल्प से हुई? आपकी हेल्प से। अगर आप नहीं होते तो क्या जो आपके बॉयफ्रेंड है वो आपके पापा के पास आ पाते? नहीं आ पाते। तो बात हुई, ठीक है, यहाँ पर इनिशिएट हुआ, मीन्स थोड़ी सी बात स्टार्ट हुई, फिर क्या हुआ, बात बढ़ी। ये जो आपकी मैरिज की बात है, किस कलर से बनाऊँ? ब्लू से बना रही हूँ, ठीक है। ये जो आपके बॉयफ्रेंड यहाँ आ गए थे, ये जो बात है ये आगे बढ़ रही है, ये बात आगे बढ़ रही है, ठीक, ये बात आगे बढ़ी। तो बढ़ने को हम क्या बोल रहे हैं? इलॉन्गेशन, ठीक है। ये बात आपकी बढ़ी, इलॉन्गेट हुई, बात बढ़ गई। फिर क्या हुआ कि आप क्या हो गए, आपके जो बॉयफ्रेंड हैं, ब्लू कलर से ना, ये आपके जो बॉयफ्रेंड हैं ये अब थक गए। इन्होंने कहा भाई अब नहीं, पापा का मूड जो है वो ख़राब चल रहा है, अब नहीं हो पाएगा मेरे से बात। तो फिर आए रो फैक्टर, जो कि हैं आपके पापा, जो बॉयफ्रेंड के पापा हैं, वो आए और आपके पापा का जो मूड ख़राब था, ठीक है, आपके पापा का जो मूड ख़राब था उनसे इन्होंने बात की, ठीक है, यहाँ पर उनसे इन्होंने बात की और आपको समझाया कि बेटा रो मत, ठीक है, रो मत, तुम्हारी मैरिज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो गई सॉर्ट आउट, और यहाँ पर हुआ क्या हो गई, बात सॉर्ट आउट हो गई, और पूरा का पूरा जो मैरिज का बात है एक्चुअली में वो सलट गया, ख़त्म हो गया, टर्मिनेट, ठीक है, टर्मिनेशन, ठीक है। यहाँ पर बात क्या हो गई, ख़त्म हुई, टर्मिनेट हुआ, ठीक है। जो आपके शादी की बात थी, आपके बॉयफ्रेंड के पापा ने कहा, मना लिया आपके पापा को, आपकी गर्लफ्रेंड के पापा को, और हुआ कि आप शादी हो जाएगी। तो बाहर क्या आ रहा है, ठीक है। अब ये जो ओके सब खराब हो गया, ठीक है, सब खराब हो गया। यही होता है स्लाइड से पढ़ाने का। एक बार थोड़ा सा मैं बना लूँ, मम्मी वाला ही ख़राब हुआ है, मम्मी लग रहा है गुस्सा हो गई कि मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, बस पापा से ही बात करना है, ठीक है।
ये हो गया। अब देखो होता क्या है, इलोंगेशन सब चीज़ें आपने समझ ली। अब यहाँ से टर्मिनेशन की साइड से जब रो फैक्टर गया, आपके पापा गए तो उन्होंने बात सलटा दी और आपकी मैरिज की बात जो है वो बाहर आ गई। ये आपके मैरिज की बात है, ठीक है, याद रखना, बहुत ईजी है, मैं आपको आगे चल के एकदम कोरिलेट करके पढ़ाऊँगी। ये आपकी मैरिज की बात बाहर आ गई, ठीक। अब जब मैरिज की बात बाहर आई ना, तो आपकी मैरिज की बात में कुछ भाई ख़राब बात होगी, कुछ अच्छी बात होगी। तो आपके मम्मी पापा ने रेड वाली जो बात है वो ख़राब बात है, तो इसको क्या कर दिया, इसको हटा दिया, ठीक है, इसको क्या कर दिया, काट करके हटा दिया। कहा कि हम क्यों भाई, हम ख़राब बातें क्यों बताएंगे अपने रिश्तेदार से, हम तो अच्छी बातें बताएंगे। तो ये आपकी जो अच्छी बात है वो मिल गई। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्प्लाइसिंग की प्रोसेस। कट कर दिया ना बात में से अच्छी बात को, ठीक है, रख लिया, बुरी बात को काट के फेंक दिया, ठीक है, स्प्लाइस कर दिया। फिर बोले कि यार बुरी बात नहीं बता रहे, अच्छी बात बता रहे, थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं कि जिससे रिश्तेदारों की नज़र ना लग जाए हमारे बच्चों की शादियों में, ठीक है। ये नज़र लगने वाली चीज़ को हटाने के लिए थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। तो बढ़ा और चढ़ा, ठीक है, बात को समझो। बढ़ा मतलब टेल, ठीक है, यहाँ पर क्या कर देंगे, टेलिंग कर देंगे। इस प्रोसेस को हम टेलिंग बोलते हैं। और कैपिंग, यहाँ पे आप कैप पहना दोगे सर पे, ये हो गई आपकी चढ़ा, सर पे ही तो चढ़ाओगे ना कैप। तो बढ़ा चढ़ा कर बात की, तो कैपिंग एंड टेलिंग, ठीक है। क्यों कैपिंग एंड टेलिंग की, कि आप लोगों के रिश्तेदारों से जो नज़र लगने वाली थी वो हट जाए। मम्मी पापा का फंडा है भैया, ठीक है, नज़र नहीं लगनी चाहिए, ठीक। कैपिंग एंड टेलिंग हो गई। ये आपकी पूरी की पूरी मैरिज की बात अब एकदम तैयार हो गई रिश्तेदार के सामने जाने के लिए। दिस इज़ ऑल योर ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज़ ऑल योर ट्रांसक्रिप्शन। बहुत ईजी है। अब देखो, ये आपको बताया, अब ट्रांसक्रिप्शन पे चलें, इलोंगेशन, इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन पे चलें। देखो क्या, पहले ये देख लो कि स्टेजेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। इनिशिएशन में क्या होता है, देखो पहले हम थोड़ा सा जो पढ़ाए हैं उसका डायग्रामेटिक बता दें आपको, फिर ये सब बताते हैं। देखो इनिशिएशन में क्या हुआ कि आपका सिग्मा फैक्टर आया, आरएनए पॉलीमरेज जो कि आपके बॉयफ्रेंड थे उनके साथ जुड़ा और उनको ले जा करके यहाँ पर पापा के साथ जोड़ दिया, ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड पे जोड़ दिया। फिर जो आपके बॉयफ्रेंड थे वो बात आगे बढ़ा ही रहे हैं, इलोंगेट कर रहे हैं, और बात मैरिज की जो बात है। अब देखो मैरिज की बात हमने इसलिए बोली कि एम फॉर मैरिज की बात एंड एम फॉर एम आर एन ए, बन तो एम आर एन ए ही रहा है ना, तो ये बाहर निकल रही है आपकी मैरिज की बात। तो आरएनए पॉलीमरेज जो आपके बॉयफ्रेंड है वो बहुत देर तक मेहनत करते करते आपके पापा को समझाते समझाते एक टाइम आता है जब पापा का मूड ख़राब हो जाता है और वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे। तब जो बॉयफ्रेंड है उनके पापा आते हैं जिनका नाम है रो फैक्टर, वो बोलते हैं अपने बच्चे से कि रो नहीं, हम बात कर रहे हैं। बात किया उन्होंने आपकी गर्लफ्रेंड के पापा से, मैटर सॉर्ट आउट हो गया, आपकी मैरिज की बात फिक्स हो गई एंड मैरिज की बात बाहर आ गई। मैरिज की बात जब बाहर आई तो उसकी कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग हुई। कैसे हुई देखो भाई, आपने स्प्लाइसिंग में क्या हुआ, देखो सबसे पहले स्प्लाइसिंग होता है, उसके बाद कैपिंग एंड टेलिंग होती है। स्प्लाइसिंग में क्या हुआ कि जो एक्सॉन वाली चीज़ें हैं उसको आपने रख लिया, इंट्रॉन वाली चीज़ों को बाहर फेंक दी, जो बुरी चीज़ थी उसको बाहर फेंक दी, जो अच्छी चीज़ें उसको रख लिया। फिर क्या किया आपने, बढ़ा चढ़ा कर, बढ़ाया कैसे, टेलिंग करके, और फिर चढ़ाया कैसे, कैपिंग करके, और आपका एक बढ़िया सा mRNA मिल गया। और यही mRNA अब आपका प्रोटीन बनाएगा जो कि हमारा ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा। समझ में आया? अब इसको हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप लोगों को डेफिनेशन वाइज बता देते हैं, ठीक है।
नहीं तो आप लोग कहोगे दीदी ये क्या कहानी सुना के बस चली गई, कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, अब देखो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, जो कि आपके बॉयफ्रेंड थे, वो एक ऐसे एंजाइम है रिस्पॉन्सिबल है पॉलीमराइजेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियस के इन अ सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट साइट ऑफ द जीन। द एंजाइम अटैच टू द स्पेसिफिक साइट द प्रोमोटर ऑफ द टेम्पलेट स्टैंड। हमने बताया कि प्रमोटर, पापा का जब मूड अच्छा है, टेम्पलेट स्टैंड का जो प्रमोटर है, पापा का मूड जब अच्छा है, तब जो आपके स्पेसिफिक साइट पे ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आकर के क्या होते हैं, अटैच होते हैं। फिर आगे की प्रोसेस चलती है जिसको हम अटैचमेंट को इनिशिएशन कहते हैं, आगे प्रोसेस चलती है जिसको हम इलोंगेशन कहते हैं। फिर आपके बॉयफ्रेंड थक हार जाते हैं और कहते हैं, फिर उनके पापा आते हैं और फिर टर्मिनेट, बात को रोक देते हैं और कहते हैं शादी डन, नाचो। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज देखो, आरएनए पॉलीमरेज क्या है? आरएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन। बताया ये आपको, अगर आपके बॉयफ्रेंड ही नहीं होगे तो लव मैरिज किससे करोगे भाई। इट यूजेज सिंगल स्ट्रैंड डीएनए टू सिंथेसाइज अ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड। ये पापा का ही बस यूज़ कर रहे हैं, मम्मी तो भाई भोली वाली, मम्मी का तो दिल आ जाता है ना, बेटी एक बार रो दे कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है हम शादी करा देंगे, लड़का अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो पापा जो है वो मेजर होते हैं, उन्हीं से मतलब मैक्सिमम लोग डरते हैं, उनकी जो हाँ होती है वही जन्नत है। ठीक है, तो आपके जो बॉयफ्रेंड है वो बस टेम्पलेट रीजन, मतलब कि आपके पापा को अपने तरफ करने में लगे पड़े हैं, वो हो गया तो फिर मम्मी भी हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर टेम्पलेट स्टैंड है, बस उसी पर जा करके जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो जुड़ेगा। द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर एंड कैटेलाइजेज द पॉलीमराइजेशन इन द 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जो टेम्पलेट स्टैंड है वो हमेशा 3' to 5' में होता है। ठीक है, 3' to 5'। तो जो क्या बनाएगा भाई, जब आरएनए बनाएगा तो वो 5' to 3' के डायरेक्शन में बनाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। वंस इट रीचेज द टर्मिनेटर सीक्वेंस द प्रोसेस टर्मिनेट एंड न्यूली सिंथेसाइज आरएनए इज रिलीज। वही बताया, रो आ जाएगा, मीन्स आपके बॉयफ्रेंड के पापा आ जाएंगे एंड प्रोसेस वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज आपको समझ में आया। अच्छा ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज के 2 काम होते हैं। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज के 2 काम होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एक तो अनवाइंड भी करता है, ठीक है, डीएनए को साथ ही साथ में, मान लीजिए ये डीएनए है हमारा, तो इसमें आरएनए को बनाने के लिए इसको खोलना भी तो पड़ेगा ना, ऐसे खोलना पड़ेगा, तो खोलने अनवाइंड का भी काम हमारा आरएनए पॉलीमरेज करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारा आरएनए बन रहा होता है, ठीक है, वो तो उसका जो हमारा आरएनए है, मीन्स इलोंगेशन करना, इलोंगेशन ऑफ आरएनए का काम भी, ठीक है, एमआरएनए का काम भी हमारा कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इनिशिएशन की जो प्रोसेस थी सब वही है जो हमने आपको बताया। मैरिज की जो बात है वो एक्चुअली में आप रहेंगे और आपके बॉयफ्रेंड रहेंगे तभी स्टार्ट होगा, इनिशिएट तभी होगा। तो सिग्मा फैक्टर मतलब कि आप, और आरएनए पॉलीमरेज मतलब कि आपके बॉयफ्रेंड, यही दोनों मिलकर के जो मैरिज की बात है उसकी स्टार्टिंग करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज अटैच टू द डीएनए विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर। बताया ही हमने आपको कि आपके बॉयफ्रेंड को आपकी ज़रूरत पड़ी तभी तो वो जाकर के आपके पापा से बात की है। तो सिग्मा फैक्टर ने क्या की, हेल्प किया आरएनए पॉलीमरेज की कि टेम्पलेट स्टैंड पे आओ और आकर के यहाँ पर प्रमोटर साइट पे जुड़ जाओ और आगे की जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की उसको स्टार्ट करो। ठीक है, फिर द डीएनए डबल अनवाइंड एंड ऑल द नाइट्रोजिनस बेसिस ऑफ ईच ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड आर एक्सपोज। जब वो अनवाइंड होंगे, खुलेंगे, तो उनके नाइट्रोजिनस जो बेसिस होंगे, जो ACTG जो हमने बताया, वो अब क्या हो जाएंगे, दिखने लगेंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। दिस एक्ट एज द टेम्पलेट फॉर अ न्यू mRNA स्ट्रैंड। इलोंगेशन में क्या होता है कि जो राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं वो अब जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं। टर्मिनेटर साइट पे आपके बॉयफ्रेंड होंगे और उनके पापा होंगे जो कि आपके पापा से बात करके बात को ख़त्म करेंगे एंड शादी के लिए हाँ मिल जाएगी। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो है, लेट मी चेंज द कलर। आरएनए पॉलीमरेज इनकाउंटर द टर्मिनेटर सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ द रो फैक्टर। आपके पापा की हेल्प से ही जो आपके बॉयफ्रेंड होते हैं उनको थोड़ा सा संतावना मिलता है। वो बोलते हैं जो रो फैक्टर हैं वो आकर के कि भैया रो नहीं बच्चा, रो नहीं तुम। ठीक है, तो वो अपने बेटे को शांत कराते हैं और फिर बात करते हैं, कहते हैं कि डेट्स इनफ, बात ख़त्म करते हैं और फिक्स करते हैं। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज देन रिलीजेज द डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, ये सब समझ में आ गया। देखो आरएनए प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो एमआरएनए की जो मीन्स अगर आपको मैच्योर एमआरएनए चाहिए तो उसके लिए आपको कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग करनी होगी। कैपिंग किससे होती है? कैपिंग हमारे मिथाइलेटेड ग्वानिन से होती है। ठीक है, किस इन पे होगी? तो हमारे 5' की इन पे होगी। ठीक है, एंड एमआरएनए का यहाँ पर 5' है और यहाँ पे 3' है, तो हमारी जो कैपिंग होगी वो यहाँ होगी
और जो टेलिंग होगी वो यहाँ होगी। तो कैपिंग किससे होगी? मेथाइलेटेड ग्वानिन से, ठीक है। और जो टेलिंग होगी वो 3' पे होगी और किससे होगी? सेवरल एडेनिन न्यूक्लियोटाइड से। अब हमने आपको एक चीज़ बताई थी, मेरी हर एक बात मैं इसीलिए बोलती हूँ कि थोड़ा सा ना दिमाग खोल के सुना करो। जब हमने ये बोला था कि आपके पापा और मम्मी ने कैपिंग एंड टेलिंग बढ़ा चढ़ा करके बात क्यों की? क्योंकि वो चाहते थे कि रिश्तेदारों की नज़र ना लगे आपकी शादी को, ठीक है। तो रिश्तेदार कौन हुए यहाँ पे? यहाँ पर आपके रिश्तेदार जो हैं वो हैं आपके आरएनएज। क्या है? आरएनएज, ठीक है। ये आरएनएज बड़े खतरनाक होते हैं। जैसे ही mRNA आएगा ना, ठीक है, बन ठन के आएगा, मीन्स आपकी बात शादी की बात होगी तो ये आकर के इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, खा जाएंगे, एक तरीके से डिग्रेड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो उससे बचाने के लिए, आरएनएज की नज़र से बताने के लिए यहाँ पर जो mRNA है उसकी कैपिंग एंड टेलिंग की जाएगी, ठीक है। स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि नॉन कोडिंग स्ट्रैंड्स जो होते हैं उनको निकाल दिया जाता है और जो कोडिंग स्ट्रैंड जो कि एक्सॉन होते हैं उनको एक साथ जोड़ दिया जाता है। किसकी प्रोसेस से? लाइगेशन की प्रोसेस से। ये ट्रांसक्रिप्शन आपके यूनिट में थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का डिफरेंस पूछता, तो उसके लिए यहाँ पर देख लो, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, यूकैरियोट में न्यूक्लियस में होता है। सिंगल आरएनए पॉलीमरेज तीनों बनाता है, mRNA, tRNA एंड rRNA, ठीक है। प्रोकैरियोट में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज mRNA भी बनाता है, rRNA भी बनाता है, tRNA भी बनाता है। और यूकैरियोट में हम आरएनए देखते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज जो 1 है वो rRNA बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो mRNA बनाता है एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो tRNA बनाता है। तो mRNA किसने बनाया? आरएनए सेकेंड ने, ठीक है। इसको याद रखना, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ने हमारा mRNA बनाया, ठीक है। इसको याद कैसे करोगे? रो मत, ठीक है। रो मतलब rRNA पहले बनता है फर्स्ट वाले से, सेकेंड में mRNA बनता है एंड थर्ड में tRNA बनता है। तो रो मत से आप इसको याद कर सकते हो। नाउ देखिए, प्रोकैरियोट पॉलीसिस्टोनिक होते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन जो होता है वो हमारे प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में एक ही स्ट्रक्चरल जीन पाया जाता है जिसको कि हम मोनोसिस्टोनिक बोलते हैं। हमारे प्रोकैरियोट्स में कोई भी कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग नहीं होती है। यूकैरियोट में कैपिंग होती है मिथाइलेटेड ग्वानिन से एंड टेलिंग होती है mRNA की सेवरल एडेनिन न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के mRNA में केवल एक्सॉन होता है तो स्प्लाइसिंग की कोई प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स में हमारे जो सबसे पहले hnRNA बनता है जिसमें हमारे एक्सॉन एंड इंट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? एक्सॉन एंड इंट्रॉन वाले mRNA को हम hnRNA बोलेंगे। और जब hnRNA की स्प्लाइसिंग हो जाती है, मतलब कि बातें जो बुरी बातें उसको हटा दिया जाता है, स्प्लाइस कर दिया जाता है, तो फिर हमारे पास एक्सॉन अच्छी अच्छी बातों वाला mRNA बच जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्रोकैरियोट में आपको कोई भी न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंट नहीं दिखाई देगा। यूकैरियोट्स में आपको न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंट दिखाई देगा। अब देखिए एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड क्या है। हमारा जो अमाइनो एसिड होता है ना वो साइटोप्लाज्म में इनएक्टिव होता है, ठीक है। हमारा जो अमाइनो एसिड है वो एक्टिवेट नहीं होता है हमारे साइटोप्लाज्म में। दे कैन नॉट टेक पार्ट डायरेक्टली इन द प्रोटीन सिंथेसिस। वो अब एक्टिव ही नहीं है, सोए हुए हैं, तो क्या वो प्रोटीन बनाएंगे भाई? नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो उनको एक्टिवेट करने के लिए हमें एटीपी चाहिए होता है, ठीक है। क्या चाहिए होता है? एटीपी चाहिए होता है। किसके प्रीसेंस में ये एक्टिवेट होते हैं? अमाइनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम, ठीक है। तो अमाइनो एसिड हमारे साइटोप्लाज्म में है जो कि सोए हुए हैं, हमारे एटीपी आते हैं, उनको एनर्जी देते हैं और अपने फ्रेंड जो कि अमाइनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम है उनको भी साथ लेकर के आते हैं, जिससे कि हमें एक्टिव अमाइनो एसिड मिल जाता है, ठीक है। एक्टिव अमाइनो एसिड जिसको कि हम अमाइनो एसाइल एडिनिलेट कहते हैं और पायरोफॉस्फेट, ये दो चीज़ें हमें मिलती हैं। थर्ड प्रोसेस है अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड विद tRNA। इसके बाद tRNA जो अभी हम आपको बता रहे हैं ना, ये आपके फिर ट्रांसलेशन में बड़ा यूज़ आएगा, ठीक है। अटैचमेंट होने लगता है एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड का tRNA से, ठीक है। tRNA से अटैच हो जाता है और ये कौन कराता है अटैचमेंट? किसकी प्रेजेंस में होता है? अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज के, जिससे कि हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है? अमाइनो एसाइल ट्रांसफर RNA कॉम्प्लेक्स। अब ये जो है हम जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसमें हमें बहुत हेल्प करेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। आई नो कि वीडियो लंबी बनी है
बट मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने अच्छे से इस चीज़ को पढ़ा, मेरी बातें हर एक चीज़ सुनी, अगर नोट किया, तो आप लाइफ में कभी ट्रांसक्रिप्शन नहीं भूलोगे कि सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ जाए या फिर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ जाए, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ करके आओगे, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और हमारी फर्स्ट क्लास जियोलॉजी की BSc सेकेंड ईयर की कैसी रही ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।